हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अंजू यादव, लर्न विथ इंडिया 2024 की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, हम लोग भारतीय कृषि को देख रहे थे। इससे पहले एक पार्ट इसका चला गया है। यदि नहीं देखे हैं उसको तो जा करके देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आज भारतीय कृषि का पार्ट 2 है और इंडियन ज्योग्राफी का क्लास 10 है। और इससे पहले भारतीय कृषि का एक पार्ट चला गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय कृषि भाग 2, जिसमें ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण तथा और जानेंगे और इससे बनने वाले प्रश्नों को भी देखेंगे। ये सब जानने से पहले हमें ये जान लेना होता है कि कृषि क्या होता है। कृषि मानव का एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। कृषि के अंतर्गत मानव की उन समस्त क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनकी सहायता से खाद्य और कच्चे माल प्राप्त होते किए जाते हैं। मृदा का उपयोग होता है। संक्षेप में कृषि के अंतर्गत फसल उत्पादन, फलोद्यान, वृक्षारोपण, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। अब देख लेते हैं ऋतु के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। कृषि के अंतर्गत क्या क्या आता है? फसल उत्पादन, फलोद्यान, वृक्षारोपण, पशुपालन, मत्स्य क्रियाएं आदि क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। हम लोग देखते हैं आज ऋतु के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। ऋतु के आधार पर फसलें 3 प्रकार की होती हैं: रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें हैं गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, अलसी आदि हैं। खरीफ की फसल यह दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई जाने वाली फसल है। यह जून जुलाई में बोई जाती है, नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें हैं धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली, मड़ुआ, तिल, सोयाबीन आदि। जायद की फसल यह मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जून जुलाई में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें हैं ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज आदि। दोस्तों, इस टॉपिक से सीधे सीधे प्रश्न बने हैं कि गेहूं की, मान लीजिए प्रश्न दिया है कि गेहूं कौन सी फसल का प्रकार है, रबी, खरीफ, जायद या अन्य, या रबी की फसल के उदाहरण हैं, खरीफ की फसल के उदाहरण हैं। इस तरह सीधा सीधा प्रश्न बना हुआ है और यह जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस इससे सभी परीक्षाओं में किसी 2 से 3 प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। कृषि की दृष्टि से सबसे विकसित राज्य है पंजाब है। भारत में कृषि की दृष्टि से सबसे विकसित राज्य पंजाब है। पंजाब में कृषि कैसे की जाती है? तो पंजाब में कृषि अवसंरचना एवं आधुनिक वैज्ञानिक कृषि तकनीकी के प्रयोग से की जाती है। पंजाब में परंपरागत कृषि नहीं की जाती है, आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके वहां पर की जाती है कृषि। प्रश्न नंबर 434 से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, भारत में गेहूं उत्पादन के आदर्श राज्य हैं। जो पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, ये भारत में गेहूं उत्पादन के आदर्श राज्य हैं। इन राज्यों में उर्वरक भूमि के साथ साथ बुआई के समय कितने सेंटीग्रेड तापमान और लगभग कितने सेमी वर्षा की आवश्यकता होती है? बुआई के समय 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तथा 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। प्रश्न सीधा सीधा बन जाएगा कि गेहूं के लिए आदर्श तापमान या आदर्श वर्षा या आदर्श जलवायु कैसी होनी चाहिए? तो बुआई के समय में आदर्श जलवायु या तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और वर्षा 75 सेंटीमीटर लगभग होनी चाहिए। अगला प्रश्न है खरीफ की फसल की अवधि क्या है? तो खरीफ की फसल की अवधि जून जुलाई से लेकर अक्टूबर नवंबर तक होती है। भारत में हरित क्रांति कहाँ सफल हुई थी? सर्वाधिक सफल कहाँ पर हुई थी? तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति सफल हुई थी। हरित क्रांति के मुख्य रूप से कहाँ का गेहूं प्रयोग किया गया था? जो हरित क्रांति का प्रयोग किया गया था तो सर्वप्रथम गेहूं पर किया गया था। तो कहाँ का गेहूं था? ये मैक्सिको का गेहूं था। पीली क्रांति किस फसल से संबंधित है? तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। असम में स्थानांतरणशील कृषि को क्या कहते हैं? तो असम या पूर्वोत्तर राज्यों यानी अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और असम राज्यों में इसे झुमकी कृषि कहा जाता है। अब स्थानांतरित कृषि के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि स्थानांतरित कृषि को किस राज्य में और क्या 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 कहा जाता है। जैसे इधर दिया है कृषि का प्रकार और इधर कृषि संबंधित क्षेत्र दिया है कि किस क्षेत्र में क्या कहा जाता है स्थानांतरण कृषि को। स्थानांतरण कृषि का मतलब होता है ये एक स्थान से घूम घूम करके ये कृषि की जाती है। जंगलों को काट करके जला करके कृषि की जाती है। उसके बाद जब वहाँ की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है तो अगले क्षेत्र पर मतलब ये कृषि की जाती है। इस तरह ये स्थित कृषि नहीं होती है।
और उसे ही स्थानांतरणशील या गतिशील या झूम कृषि कहा जाता है। जैसे नागा पहाड़ियों पर इसे स्थानांतरी कहा जाता है, गंगा के डेल्टा के मैदान में जीविका कहा जाता है, और अमेरिका का प्रेरी प्रदेश में वाणिज्य कहा जाता है, असम के बागान में रोपड़ कहा जाता है, उत्तर पूर्वी भारत में इसे झूम कृषि कहा जाता है, बुंदेलखंड संभाग यानी मध्य प्रदेश में बेबार या डहियार कहा जाता है, बस्तर जिला छत्तीसगढ़ में दीपा कहा जाता है, दक्षिण भारत में जारा एरका कहा जाता है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बन्ना कहा जाता है, और आंध्र प्रदेश में पोडू कहा जाता है, केरल में पश्चिमी घाट में इसे कुमारी कहा जाता है, और उड़ीसा में कमान मिंगा या धाबी कहा जाता है। दोस्तों इस टेबल को 1 से 2 बार देख लेंगे तो आप लोगों को जो परीक्षाओं में सीधा सीधा प्रश्न पूछता है वो गलत नहीं होगा। और ये सब ऐसे टॉपिक हैं को जिनको हम लोग को रट करके याद करना पड़ेगा, इसमें कॉन्सेप्ट कोई नहीं काम करता है। प्रश्न है, भारत में कौन सा प्रदेश मसालों का बगीचा के नाम से विख्यात है? प्रश्नों को ध्यान से देखिए और मैं प्रश्न इस वीडियो के अंत में पूछूंगी, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। भारत में मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? कृष्णा गोदावरी के मैदान को धान का कटोरा कहा जाता है। भारत में चावल का बृहत्तम उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? शहरों में दूध उत्पादन से संबंधित है। और सफेद क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। हमको ये बताइए कि सफेद क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? इसका उत्तर मैं इससे अगले वीडियो में बताई हूँ। यदि आप लोगों को नहीं पता है तो वो वाला वीडियो जाकर देख लीजिएगा, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और देख करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सफेद क्रांति का संबंध किससे है और इसके जनक कौन है। राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1985 में की गई थी। योजना आयोग तथा राष्ट्रीय दूरस्थ संवेदी एजेंसी ने भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेश में विभाजित किया है? तो योजना आयोग तथा राष्ट्रीय दूरस्थ संवेदन एजेंसी ने भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेश में विभाजित किया है। भारत में सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन की संभावना है, कहाँ पर है? उत्तरी महाद्वीपीय मग्न तटों में भारत में सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन की संभावना होती है। भारत में योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित कृषि जलवायु प्रदेशीकरण के आधार क्या थे? किस आधार पर भारतीय योजना आयोग ने कृषि जलवायु प्रदेशों का बंटवारा किया था? उच्चावच तापमान और वर्षा के आधार पर किया था वर्गीकरण। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन प्रसिद्ध है, मतलब भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है कर्नाटक का चिकमंगलुरु। मक्का का उत्पादन स्थल कहाँ पर है? उद्गम स्थल का मतलब मूल उद्गम स्थल का मतलब कि यह कहाँ सबसे पहले उगाया गया था? तो दक्षिणी अमेरिका का ये मूल पौधा है मक्का। चावल, गन्ना, आम कहाँ के मूल फसलें हैं? तो ये भारत की मुख्य मूल फसलें हैं। और अन्य फसलों का मूल स्थान जानना चाह रहे हैं तो इससे पहले वाली वीडियो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, वहां पर मैं इसका चार्ट बना करके बताई हूँ कि कौन सा फसल किस देश या किस राज्य का या किस क्षेत्र का मूल पौधा या फसल है। अब हम लोग देख लेते हैं भारत के प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र। इससे सीधा सीधा प्रश्न बन जाता है, जैसे प्रश्न में दे देता है कि राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। ऑप्शन में दे देता है कटक, बैरकपुर, राजमुंदरी, नागपुर। यदि आप लोग देखे रहेंगे, जाने रहेंगे तो आप लोग आंसर जरूर बता लेंगे। तो भारत में कृषि केंद्रीय अनुसंधान चावल केंद्र कटक में है, राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र बैरकपुर में है, तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी में है, कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर में है, राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है, और केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड में है। भारतीय राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान कानपुर में है, और राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है, राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है, और राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय आलू संस्थान शिमला में है, भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान बेंगलुरु में है, केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र पूना में है, राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जोरहट में है, केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र चिंकमंगलुरु में है, राष्ट्रीय रबड़ अनुसंधान केंद्र कुट्टायम में है, केंद्रीय रेशम अनुसंधान मैसूर में है, केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र देहरादून में है। इस तरह सभी अनुसंधान केंद्र और उनका मुख्यालय कंप्लीट हुआ। इस टेबल को 102 बार देखेंगे, आप लोगों के दिमाग में बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, मिल्पा क्या है? मिल्पा स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम है। स्थानांतरित कृषि को ही
मिल्पा कहा जाता है। किस प्रश्न यदि आप लोग देखे हैं तो इसको प्रश्न का उत्तर बताइए। किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है, के उपनाम से जाना जाता है? केरल। मक्का कहाँ का मूल निवासी पौधा है? मध्य अमेरिका का। मलेशिया में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? लदांग। जैतून की सर्वाधिक कृषि कहाँ पर की जाती है? फ्रांस में। मोटे अनाज में कौन कौन से फसल आते हैं? ये सीधा सीधा प्रश्न बना है। मोटे अनाज किसे कहा जाता है? ज्वार, बाजरा, चना, मक्का, तिलहन, दाल, सोयाबीन, मूंगफली। और खरीफ की फसल में कौन कौन से पौधे आते हैं? रबी की फसल में कौन कौन से फसलें आती हैं? और जायद की मुख्य फसलें कौन कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जा करके इसको जरूर बताइए। बताएंगे तो आप लोग को ही फायदा होगा। जो लिख कर याद किया जाता है या लिख कर पढ़ा जाता है वो ज़्यादा देर तक दिमाग में बना रहता है। अगला प्रश्न है, भेड़ की नस्ल में मेरिनो मूलतः कहाँ के निवासी है? जो भेड़ है इसकी एक नस्ल है मेरिनो। मेरिनो कहाँ की मूल निवासी है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान एबिका नगर कहाँ पर स्थित है? तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पर भेड़ पालन होता होगा वहीं पर ये इसका मुख्यालय होगा। तो ये राजस्थान में है। देश में सर्वाधिक बकरियां कहाँ पाई जाती हैं? देश में सर्वाधिक बकरियां उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पाई जाती हैं। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है तो बरबरी बकरी सर्वाधिक दूध देने वाली भारतीय बकरी है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम फरह कहाँ पर स्थित है? तो मथुरा में स्थित है। फजेंडा का संबंध कहवा के उत्पादन से है? फजेंडा क्या है, किससे संबंधित है? ये कहवा से संबंधित है। रबर की जलवायु का पौधा है। रबर की जलवायु नहीं, रबर का पौधा किस जलवायु का है? प्रश्न मिसप्रिंट हो गया है। रबर का पौधा किस जलवायु का पौधा है? तो ये भूमध्यरेखीय जलवायु का पौधा है। कौन सा भारतीय राज्य अपने उपभोग के लिए अधिक चावल उत्पन्न करते हैं? उपभोग से अधिक चावल उत्पन्न करते हैं पंजाब। केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ पर स्थित है? शिमला में। भारत में बृहत्तम पैमाने पर जूट की खेती किस नदी की घाटी में की जाती है? तो गंगा नदी की घाटी में। ट्रक फार्मिंग किस कृषि को कहा जाता है? तो फल की कृषि को ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। देश में सर्वाधिक सकल बोया गया क्षेत्र किस फसल के अंतर्गत आता है? चावल। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक में। खरीफ की मुख्य फसलें कौन कौन है? इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा, मैं इसका इंतजार करूंगी। खाकी क्रांति किससे संबंधित है? चमड़ा। गेहूं कहाँ का मूल निवासी है? मूल फसल है मध्य अमेरिका। हॉर्टिकल्चर का संबंध किस फसल से है? तो बागवानी फसल से है। हवा में पौधे को उगाने की क्रिया किस विधि द्वारा की जाती है? तो एरोपोट्रिक कल्चर की विधि द्वारा हवा में पौधों को उगाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम कृषि एवं खाद्य मंत्री बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। रबी की फसल का समय कब है? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। वर्तमान में रबी की फसल की कटाई का समय है। मार्च अप्रैल का जो समय है ये रबी की कटाई का समय है। राष्ट्रीय गन्ना संस्थान प्रजनन संस्थान कहाँ पर है? कोयम्बटूर में है। टमाटर किस देश का मूल फसल है? मैक्सिको का। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली से है। दोस्तों आज के लिए इतना ही और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और ये कमेंट करके बताइए कि मेरा सेशन कैसा लगा। यदि कुछ कमी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसके साथ साथ लाइक और शेयर जरूर करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा।